Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो आज हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया चीज। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद क्या करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो हम क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जिसकी इंपॉर्टेंस आपको मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे से पता है ना। तो आप क्या कर लो, फटाफट से पहले तो लाइक और शेयर कर दो, फिर चैप्टर 4 है ना कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को हम सॉल्व करते हैं। लाइक एंड शेयर फटाफट से। भाई क्या कह रहे हैं हमसे, क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स। क्या क्या है इसमें, क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ करने के लिए एक्टिविटीज रहेंगी और प्रोजेक्ट्स रहेंगे। एज ए प्रोजेक्ट राइट द हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली। ये आपके लिए प्रोजेक्ट है, आपको अपनी फैमिली की हिस्ट्री लिखनी है। और विलेज इफ यू लिव इन वन, अगर आप किसी गांव में रह रहे हैं तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं, अगर वहां रह रहे हैं तो। यूजिंग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एट योर डिस्पोजल, जो भी आपके डिस्पोजल, आपके पास में जो भी हिस्ट्री के सोर्सेज है, चाहे किसी रिलेटिव से पूछ लिया या कहीं से आपको पता चल गया उसको देख के, तो उन सोर्सेज का यूज करके आपको फैमिली की हिस्ट्री या आप किसी विलेज में रहते हैं उसकी हिस्ट्री लिखनी है। आस्क योर टीचर टू गाइड यू, अपनी टीचर से कहिए कि टीचर जी प्लीज गाइड अस, है ना। तो मैं तो आपकी टीचर हूँ, मैं भी आपकी टीचर हूँ, ऑनलाइन टीचर हूँ, कोई बात नहीं, टीचर तो टीचर है, आप लोग पढ़ते हैं, बड़ा मजा आता है ना। तो मैं क्या हूँ, मैं आपकी टीचर हूँ, तो मैं भी आपको एक सिंपल गाइडेंस दूंगी, है ना। अपने अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए प्रेजेंट है, चिंता मत करो। फिर आप उसके अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हो आंसर। ये प्रोजेक्ट आपके लिए है, आपको इसे परफॉर्म करना है, ठीक है। तब जाके आपको पता चलेगा सोर्सेस क्या होते, क्या उनकी इंपॉर्टेंस होती है। चलो देखते हैं भाई क्या लिखा है यहाँ पे। इसमें तो लिखा है कि ये जो क्वेश्चंस हैं अटेम्प्ट करना है स्टूडेंट्स को खुद से, ठीक है। वी हैव प्रोवाइडेड सम सैंपल आंसर्स, हमने तो भाई कुछ सैंपल आंसर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। फैमिली हिस्ट्री प्रोजेक्ट, ये क्या है, फैमिली का हिस्ट्री प्रोजेक्ट है। पहले ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से शुरू करेंगे, मतलब परदादा जी, परदादी जी जो बोलते हैं ना। पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर, पापा के साइड के जो ग्रेट ग्रैंडफादर है उनके बारे में। बुद्ध सिंह फार्मर थे, क्या नाम है उनका, बुद्ध सिंह है, फार्मर थे, 1892 में, है ना, उनका जन्म हुआ इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से विलेज में इन उत्तराखंड। इंफॉर्मेशन फ्रॉम फैमिली स्टोरीज एंड एन ओल्ड फोटोग्राफ, उनकी इंफॉर्मेशन मिल कहाँ से रही है, फैमिलीज में बताया होगा दादी नानी ने किसी ने भी, और उनकी पुरानी फोटोग्राफ से, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इन सोर्सेस के थ्रू हमें पता चल रहा है कि भाई बुद्ध सिंह उनका नाम था, फार्मर थे, 1892 में उनका जन्म हुआ था, है ना, स्मॉल विलेज उत्तराखंड में, ठीक है। चलो ऐसे ही हमें बताना है। मैटरनल ग्रेट ग्रैंड मदर, अब जो मैटरनल मम्मी के साइड की जो ग्रेट ग्रैंड मदर है उनके बारे में। शीतला देवी होम मेकर थी, बॉर्न इन 1895 इन अ नियर बाय विलेज, इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन ओल्ड डायरी। जो शीतला देवी उनका नाम था, होम मेकर थी, मतलब हाउसवाइफ समझ लो, है ना। उनका जन्म हुआ था 1895 में, पास के विलेज में, है ना। ओल्ड डायरी से उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, पुरानी डायरी से। अब ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादाजी नाना जी। पैटर्नल ग्रैंडफादर, है ना, मोहन सिंह टीचर हैं, बॉर्न इन 1922 इन उत्तराखंड। इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज टीचिंग सर्टिफिकेट्स एंड फैमिली एनेक्डोट्स, इनकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, इनकी इंफॉर्मेशन जो है टीचिंग सर्टिफिकेट से और फैमिली के एनेक्डोट्स से। मैटरनल ग्रैंड मदर, अब मम्मी के साइड से ग्रैंड मदर यानी नानी की इंफॉर्मेशन, देवकी देवी नाम है, हाउसवाइफ थी, उनका जन्म हुआ था 1925 में। इंफॉर्मेशन जो है उनकी शादी की, उनकी सर्टिफिकेट और उनके मदर्स के कलेक्शन से मिलती है ना। किन के थ्रू हमें इनकी जानकारी मिल रही है, इसके थ्रू। फोटोग्राफ हो गई, डायरी हो गई, है ना, सर्टिफिकेट्स हो गया, क्लियर। तो ऐसे ही बताना है आपको, ये तो रेफरेंस ले करा है आपके लिए। अब पेरेंट्स का देखते हैं। फादर रुपेश सिंह इंजीनियर है, बॉर्न इन 1962। अब इनकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, इंजीनियरिंग डिग्री से उनकी, और उनसे पर्सनल कॉन्वर्सेशन, पापा बताते होंगे भाई मेरा जन्म यहाँ हुआ, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है एंड ऑल। मदर वीना सिंह डॉक्टर है, बॉर्न इन 1965। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हर मेडिकल डिग्री, उनकी मेडिकल डिग्री और उनकी पर्सनल स्टोरी से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ऐसे ही आपके लिए प्रोजेक्ट है, आपको करना है, क्लियर। चलो
क्वेश्चन नंबर 2, कैन वी कंपेयर हिस्टोरियंस टू डिटेक्टिव्स? हिस्टोरियंस और डिटेक्टिव्स को कंपेयर कर सकते हैं? गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको अपने आंसर का रीजन देना है। भाई डिटेक्टिव वो भी छानबीन करने का काम करते हैं, हिस्टोरियंस भी छानबीन करते हैं ना, तभी तो जाके आज हमें हिस्ट्री मिलती है। जगह जगह से जाएंगे भाई, एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, तब जाके वो हिस्ट्री लिखेंगे कि ऐसा हुआ था, है ना। डिटेक्टिव्स भी तो यही करते हैं, तो इनके बीच कंपेयर करके हमें बताना है। चलो, historians can indeed be compared to detectives because both professions involve meticulous investigation and analysis to uncover truth, है ना। historians जो है बिल्कुल इनका कंपैरिजन हम डिटेक्टिव से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही प्रोफेशनल्स, चाहे वो डिटेक्टिव की बात करें चाहे हम हिस्टोरियन की बात करें, इन्वॉल्व मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन। भाई इसमें भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, एनालिसिस टू अनकवर ट्रुथ। अगर सच्चाई को अनकवर करना है, सच्चाई के बारे में पता करना है, जानना है, तो क्या करना है भाई? इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है भाई? इनकी ज़रूरत पड़ती है, इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, दोनों ही। चाहे डिटेक्टिव को सच्चाई पता करनी हो किसी क्रिमिनल के बारे में, है ना, कुछ उसको काम दिया हो, या हिस्टोरियन को रियलिटी पता करनी हो, सच्चाई से पर्दा उठाना हो, इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो दोनों ही करते हैं। Just as detectives gather evidence, interview witnesses, and reconstruct events to solve a case, historians collect artifacts, study ancient texts, and analyze various sources to piece together historical narratives. जैसे जो हम बात करेंगे डिटेक्टिव, वो क्या करता है? जस्ट एज डिटेक्टिव गैदर एविडेंस, सबूत इकट्ठा करेगा, है ना। जो विटनेस से उससे पूछेगा, अच्छा ऐसा हुआ आपने क्या देखा, इस तरीके से, है ना। फिर जो इवेंट से उनको रीइंस्ट्रक्ट करेगा कि अच्छा ऐसा हुआ था, अगर वो वहाँ से एंटर हुई थी तो फिर वहाँ पे उसका ब्लड कैसे मिला, इस तरीके से करते हैं ना। फिर केस को सॉल्व करेगा। सेम हिस्टोरियन क्या करते हैं? वो भी आर्टफैक्ट्स, है ना, ये चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, स्टडी करते हैं, एंशिएंट टेक्स्ट की स्टडी करेंगे और एनालिसिस करेंगे, बहुत से सोर्सेस, उन सबको जोड़ के, है ना, फिर जो है प्रॉपर इनका कुछ नरेटिव निकलेगा, कंक्लूजन, जैसे कि भाई हाँ ऐसा हुआ, कुछ बता पाएंगे फिर वो। बोथ मस्ट क्रिटिकली इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी ऑफ देयर सोर्सेज, है ना। दोनों को ही इनके जो भी सोर्सेज हैं, जिन चीज़ों के भी थ्रू इनको इन्फॉर्मेशन पता चल रही, जैसे डिटेक्टिव लोगों से भाई बातें कर रहा है ना, उनके इंटरव्यूज ले रहा है, उनसे पूछ रहा है ना, या वो एविडेंसेस कलेक्ट कर रहा है, तो भाई कैसे होने चाहिए? वो बहुत सही होने चाहिए, वो रिसोर्सेज रिलायबल होनी चाहिए। जरा सा भी गलत इन्फॉर्मेशन, गलत कुछ मिल गया तो क्या फायदा, केस गया हाथ, मतलब काम बिगड़ जाएगा, लंबा टाइम लग सकता है। ऐसे हिस्टोरियंस भी क्लियर इन्फॉर्मेशन, रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो फिर क्या बात, बता ही नहीं सकते किसी को, गलत हो जाएगा। एंड मेक इन्फॉर्म्ड इंटरप्रिटेशन टू प्रेजेंट अ कोहेरेंट अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स। अब उन्हें क्या करना पड़ता है? जो भी पुरानी इवेंट्स हुए, जो भी चीज़ें हुई हैं, उनसे क्या करना पड़ता है? उनका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन भी तो करना पड़ता है। तो फिर मुझे पता चला ऐसा हुआ, मैंने ऐसे ऐसे लिंक जोड़ी, मैं वहाँ गया, मैंने यहाँ से कलेक्ट किया एविडेंसेस, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि वो उस रात भाई उनने जो है हल्की धुंधली, जब वो नींद में थी, उन्होंने देखा कि भाई जो वो है राजू है, वो उनके रूम में एंटर हो रहा था, वहाँ से फिर उसके हाथ से बहुत बड़ा बैग मिला। तो ऐसे करके पूरी चीज़ इंटरप्रेट करते। तो सेम भाई हिस्टोरियन भी करते हैं। सब कुछ कलेक्ट करने के बाद, रिलायबल इन्फॉर्मेशन रखने के बाद फिर वो क्या करते, तब जाके तो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। क्लियर? तो कंपैरिजन तो भाई मतलब बात तो है सेम ही जैसा है, ऑलमोस्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, लेकिन काफी कुछ इनमें सिमिलैरिटीज हैं। क्लियर? चलो, अ फ्यू एक्सरसाइज विद डेट्स। अब कुछ एक्सरसाइजेज है जिनमें आपको डेट्स के साथ प्ले करना है ना। अब क्या दिया है हमें? प्लेस दीज डेट्स क्रोनोलॉजिकली ऑन द टाइमलाइन। ये जो डेट्स हैं, ये जो तारीख है, इनको क्रोनोलॉजिकली जो है टाइमलाइन में मेंशन करना है। क्रोनोलॉजिकली 1 2 3 4 प्रॉपर, मतलब 2001 2002 2003 इस तरीके से। अब टाइमलाइन क्या दी है हमें? दे दी इस तरीके से, हम बना दें ऐसे, टाइमलाइन दे दी हमें 323 CE, 323 BCE, 100 CE, 100 BCE, 1900 BCE, 100 जो है 1090 CE, 2024 CE। तो ये हमें क्या करना है? टाइमलाइन बनानी है इसकी। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलो ये समझ लो, अलग कलर से स्टार्ट करते हैं। ये हमें शुरुआत करनी है। हम सबसे पहले क्या लेंगे? क्या लेंगे हम यहाँ पे? हमें BCE लेना पड़ेगा। इस साइड हम BCE लेंगे, इस साइड हमें BCE यानी बिफोर कॉमन एरा, है ना, जिसको BC भी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो क्या है सबसे पहले, क्या ले सकते हैं हम? सबसे पहले कहाँ गया भाई? 1900 BC। क्या लेंगे हम यहाँ पे? 1900 BC।
1900 BCE, क्या लेंगे हम 1900 BC। उसके बाद क्या आएगा 1900 के बाद? BC यहाँ से 1900 शुरू हो गया। अब एक और BCE है, दिख रहा है 323 BCE, 323 BCE, क्योंकि ये बैकवर्ड चलता है ना, बैकवर्ड चलता है। अब इसके बाद क्या आएगा 323 के बाद? एक और है यहाँ पे 100 BCE, 100 BCE। BCE वाले कितने? 1 2 3, बाकी क्या है? CE 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 CE। ओके, हमने देखा यहाँ पे हम बैकवर्ड चलते हैं ना, बैकवर्ड चलते हैं। अब यहाँ पे समझ लो हो गया है जन्म किसका? जीसस क्राइस्ट का। यहाँ पे जन्म हो गया जीसस क्राइस्ट का। ब्लैक कर देते हैं, है ना, वाइट से लिख देते हैं। बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब ये चीज़ हमने देखी थी कि हम जीरो नहीं लेते, है ना। जो हम कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं, कमेंट में कोई मुझे बताएगा हम कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं जिसमें जीरो नहीं लिया जाता। यहाँ पे चलता है BCE BC BC, जीसस क्राइस्ट के टाइम से पहले, यानी बिफोर क्राइस्ट, BC भी बोलते हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे बैकवर्ड जाते हैं 100 323 1900। अब यहाँ पे क्या शुरू होगा? यहाँ पे शुरू होगा 100 CE, दिया है 100 CE। ये देखो कहाँ गया 100 CE, ये रहा 100 CE। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है 323 CE। उसके बाद दिया है 323 CE। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद हमें दिया है 1090 CE, 1090 CE। उसके बाद क्या दिया है? टू 1024 CE। यही टाइमलाइन इन्होंने अपन को जो है हम लोगों को ड्रॉ करने के लिए बोली है। ये चलता है बैकवर्ड, है ना, मैं कई बार बता चुकी हूँ। ये क्या चलता है? ये चलता है हमारा बैकवर्ड, उल्टा चलता है, बैकवर्ड उल्टा चलेगा। और ये हमारा चलता है फॉरवर्ड। ठीक है, इस तरीके से। तो हमें बस ये जो है अरेंज करना था बेसिकली, इससे ही हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती। ठीक है, यहाँ से 100 CE से शुरुआत हुई, फिर 323 CE, फिर 1090 CE, फिर 2024 CE, फिर आगे ऐसे चलता जाएगा। और यहाँ पे ऐसे ऐसे अगर और पुराना देते तो और पुराना। ठीक है, क्लियर हुआ? आया समझ में? तो यही टाइमलाइन हमें ड्रॉ करना था। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, है ना। ये तो मैंने एक्स्ट्रा में लिख दिया, अदरवाइज हमें सिर्फ ये नंबर्स को अरेंज करना था, तो वो हमने किया। ठीक है, सब कवर हो गए ना, कुछ तो नहीं छूटा। चलो अब देखते हैं आंसर क्या कहता है हमारा। देखो 1900 BC, फिर 323 BC, 100 BC, 100 BC, यहाँ पे फिर ऐसे जीरो, मतलब जीरो तो आता नहीं है, डिवाइड करा, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद अब CE आना है ना, ये सारा BC है। 100 CE, 323 CE, 1090 CE, फिर 2024 CE, इस तरीके से। क्लियर? मैंने टाइमलाइन बनाई थी, यहाँ पे कॉमा कॉमा करके अरेंज कर दिया, जैसे बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में करो अरेंज, वैसे इस तरीके से। क्लियर? चलो, इफ किंग चंद्रगुप्त वॉज बॉर्न इन 320 CE, अगर जो किंग चंद्रगुप्त हैं वो उनका जन्म जो हुआ था 320 CE में, विच सेंचुरी डिड ही बिलोंग टू, किस सेंचुरी से वो बिलोंग करते थे, है ना, ये आपको बताना है। अगर 320 CE में इनका जन्म हुआ था तो कौन सी सेंचुरी होगी, एंड हाउ मैनी ईयर्स वॉज दैट आफ्टर द बुद्धाज बर्थ, और बुद्धा, है ना, बुद्ध भगवान के बर्थ के बाद कितने टाइम बाद मतलब इनका जन्म हुआ था, किसका? चंद्रगुप्त का। जैसे बुद्ध भगवान का जो बर्थ डेट थे वो क्या याद है? बर्थ ईयर हमें 563 BC, यही याद था ना, कुछ हमने देखा था। जो हमें चंद्रगुप्त है उनका क्या बोल रहे हैं? चंद्रगुप्त के बारे में बोल रहे हैं कि कितना है? 320 CE, 320 CE हमें बताया जा रहा है भाई चंद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसके बारे में बताया? 320 CE भाई चंद्रगुप्त के बारे में हमें बताया जा रहा है। तो किस सेंचुरी से वो बिलोंग करते थे, एंड हाउ मैनी ईयर्स वॉज दैट आफ्टर द बुद्धाज बर्थ, मतलब बुद्धा के बर्थ के बाद कितने साल ये रहेंगे।
ठीक है, तो बताओ जल्दी, कैलकुलेट करके बता दो फटाफट से, जल्दी जल्दी से। 560 माइनस 320 करेंगे क्या? 560 माइनस 320 करेंगे क्या? 560 माइनस 320 प्लस 1 कर देंगे क्या, या माइनस 1 करेंगे? क्या करेंगे जल्दी बताओ, क्या होगा आंसर फटाफट से, फिर हम आंसर डायरेक्टली रिवील करेंगे। जल्दी बताओ, मैंने ऐसी कैलकुलेशन रफ बता दी है, और आपको ये 320 CE देख के भी समझ में आ गया होगा कि कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते थे, 3rd सेंचुरी है ना, या भाई 4th सेंचुरी, क्या होगा? चलो देखते हैं। किंग चंद्रगुप्त, जो किंग चंद्रगुप्त है वो बॉर्न हुआ था, उनका जन्म हुआ था 4th सेंचुरी में। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था 4th सेंचुरी CE में। इफ द बुद्धा वॉज बॉर्न, अगर जब बुद्ध है उनका जन्म हुआ था 560 BCE में, देन 320 CE इज 560 प्लस 320 माइनस 1। अच्छा हाँ, मेरे माइंड में वो माइनस का था, सॉरी, हमने देखा था ना, सॉरी हमने देखा था 2 प्लस माइनस 1 का देखा था, जिसमें हमारा 3 ईयर्स निकल रहा था, है ना, ठीक है, प्लस में आएगा, माइनस में नहीं। ये जो प्लस माइनस का ना कंफ्यूजन हो गया, इसलिए टेंशन नहीं लो। आंसर ये है, हमने बहुत अच्छे देखा था हम जब निकाल रहे थे ईयर, कि हमें 2 CE से 2 BCE से 2 CE निकालना है, तो हमने ऐसे ही करा था ना, 2 प्लस 2 प्लस कर दिया था, -1, आंसर 3 आ रहा था। ऐसे ही इसको भी करेंगे। पहले तो हमने चंद्रगुप्त का देखा कि भाई 4th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ, 4th सेंचुरी CE में, 320 CE लिखा हुआ है। इफ द बुद्धा वॉज बॉर्न, अगर बुद्धा जी का जन्म 560 BCE में हुआ था, तो क्या कर दिया, 560 प्लस 320 करा, उसके बाद माइनस कर दिया हमने 1, 880 आ रहा था हमारा आंसर, उसके बाद -1 कर दिया, यानी 879 ईयर्स अगो। सो द किंग चंद्रगुप्त वॉज बॉर्न आफ्टर 879 ईयर्स आफ्टर द बुद्धाज बर्थ, है ना, बुद्ध के भगवान के बर्थ के बाद चंद्रगुप्त का जन्म 879 ईयर्स बाद हुआ था। क्लियर, इसमें कंफ्यूजन मत होना, प्लस था, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो, रानी ऑफ झांसी वॉज बॉर्न इन 1828, जो झांसी की रानी थी उनका जन्म हुआ था 1828 में। विच सेंचुरी डिड शी बिलोंग टू, किस सेंचुरी से बिलोंग करती थी? हाउ मैनी ईयर्स वॉज दैट बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस, और इंडिया इंडिपेंडेंस के, इंडिया का इंडिपेंडेंस 1947 में था, तो हमें बताना है 1947 से कितना पहले था, 1947 से कितना पहले इनका जन्म हुआ था, 1828 का है, क्या हो जाएगा आंसर? ये तो इजी है, इसमें तो कुछ CBC ऐसा कुछ भी नहीं है, बात का ही है ना। और पहली बात तो आप ये बताओ कौन सी सेंचुरी की थी, जैसे हमसे वो पूछा था ना, हमने कहा 4th सेंचुरी का, ऐसे ही 1829 ये कौन सी सेंचुरी की होगी? 19th सेंचुरी की होंगी, 18th सेंचुरी की होगी, या 20th सेंचुरी की होगी, बताना। यहाँ पे हम क्या कर देंगे भाई, माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, हमारा आंसर 17 में से 8 माइनस करेंगे, यहाँ से 1 कैरी किया है ना, 17 में से 8 माइनस करेंगे, हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 में से, यहाँ पे 3 बच जाएगा, फिर 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, और 9 तो है ही बड़ा, तो 1 आ जाएगा, 1 से 1 0, तो 119 ईयर्स क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा 119 ईयर्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कौन सी सेंचुरी, सेंचुरी बताओ, इंपॉर्टेंट है, 18th सेंचुरी है, 19th सेंचुरी है, या 20th सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी आएगी? चलो, आंसर होगा हमारा 19th सेंचुरी CE, ठीक है, 19th सेंचुरी CE हमारा आंसर होगा। और वही जो कैलकुलेशन है, 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, 1828 दिया ही हुआ, यानी 119 ईयर्स बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस झांसी की रानी का जन्म हुआ था। क्लियर, मैथ्स भी हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। चलो, टर्न 12,000 ईयर्स अगो इनटू अ डेट, 12,000 ईयर्स अगो को हमें क्या करना है, डेट में टर्न करना है। अभी क्या चल रहा है, करेंटली हमारा 2024 चल रहा है, हमें क्या बोला है, हमें 12,000 ईयर्स अगो से इसे पता करना है, इस तरीके से। चलो देखते हैं। अज्यूमिंग द करेंट ईयर इज 2024 CE, हम ये मान रहे हैं भाई करंट ईयर जो है हमारा अभी तो 2024 CE है ना, तो 12,000 ईयर्स को हमें पता करना है, तो 2024 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 9976 जो है BCE, बिफोर कॉमन एरा। ये माइनस में आ जाएगा वैल्यू, लेकिन हमें ईयर्स पूछा है तो हम माइनस में नहीं भी दिखाएंगे चलेगा, हम कौन सा टिपिकल जो है मैथ सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर हुआ, आया समझ में? चलो, प्लान अ विजिट टू अ नियर बाय म्यूजियम, आपको प्लान करना है विजिट आपके पास के म्यूजियम में, ठीक है। द विजिट शुड बी प्रिपेयर्ड विथ सम प्रायर रिसर्च, जो विजिट है should be prepared with some prior research on the kind of exhibits the museum holds. Keep notes during the visit. Write a brief report afterwards. Highlight what was unexpected, interesting, fun about the visit and the exhibits.
आप कहाँ जा रहे हो? म्यूजियम में जा रहे हो। म्यूजियम में जो भी चीज़ें आप देखोगे, जिसके बारे में जानोगे, जो आपको देख के लगेगा, जैसी मैम या कोई बताएगा आपको कि ऐसा था, पता है इनका है, इनके बारे में ये चीज़ें, तो आप या तो शॉक हो रहे हो, है ना, कि अच्छा ऐसा था, ये आपको बहुत मज़ा आ रहा है, आपको फन लग रहा है। जो भी चीज़ें वो आप क्या करोगे इसमें, भाई जो भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें वो हाईलाइट्स, उस सबको आप जो है उसकी रिपोर्ट बनाओगे, ब्रीफ, तो वो हमें बताना है। म्यूजियम जाके आपने क्या क्या देखा, क्या क्या चीज़ें जानी, वो ठीक है। चलो, these questions need to be attempted by the students themselves. We have provided some sample answer. ये जो questions है भाई, जो है स्टूडेंट्स को खुद ही करना है। मैंने क्या प्रोवाइड करा है, एक सैम्पल आंसर प्रोवाइड करा है, बस, दैट्स इट। Museum visit report preparation. Before visiting a national museum, I researched its exhibits online and found that it houses artifacts from ancient India, इंक्लूडिंग स्कल्पचर, कॉइन्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब प्रिपरेशन क्या है, हमें ये भी बताना है कि आप प्रिपेयर करके कैसे किया गया। कि म्यूजियम जाना है, हम सर्च करते हैं ना, अच्छा ये म्यूजियम जाना है, ये जगह जाना है, मैम ने बोला है पिकनिक में हम वो प्लेस जाएंगे, तो हम क्या करते, गूगल करते, ज़रा देखे तो जगह है कैसी, पैसे दे दिए, जाना है ना, देखे जगह तो देखे कैसे, अरे बहुत अच्छी है, तो ऐसे बनी हुई है, हमें पता चल जाएगा, अरे बहुत नेचर से भरपूर है, ये बहुत क्राउडेड एरिया है, जो भी है, बहुत सारे जो है इसमें झूले वगैरह लगे हुए हैं, खाने पीने को है, जो भी चीज़ें। तो ऐसे ही भाई, बिफोर विजिटिंग नेशनल म्यूजियम आई रिसर्च इट एग्जिबिट्स। भाई मैंने क्या करा, जो भी इसमें चीज़ें उसको रिसर्च करा ऑनलाइन, और पता करा कि भाई जो हाउसेस है और आर्टिफैक्ट्स हैं, कहाँ से, एंशियंट इंडिया, आर्टफैक्ट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग इसमें स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियाँ वगैरह, कॉइन्स हैं और मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हैं, ठीक है, म्यूजियम में। चलो, ड्यूरिंग द विजिट के ड्यूरिंग क्या देखा, I kept notes on the different sections focusing on the Harappan gallery, the Gupta period artifacts and the Buddhist art section. अब मैंने जो नोट्स हैं रखे, है ना, अलग अलग सेक्शन के, जैसे मैंने हरप्पा गैलरी के में देखा, है ना, गुप्त एम्पायर का देखा, आर्टिफैक्ट्स देखे, और बुद्धिस्ट आर्ट सेक्शन, जो बुद्ध धर्म के टाइम पे जो भी आर्ट सेक्शन था उसके बारे में देखा, है ना, ये विजिट करा, इन चीज़ों पे, इन सेक्शंस पे ध्यान दिया। अब रिपोर्ट क्या तैयार करी, द विजिट टू द नेशनल म्यूजियम वॉज एनलाइटनिंग। जो भाई विजिट थी नेशनल म्यूजियम में, वो बहुत ही बढ़िया थी, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड फाइंड वॉज द इंट्रिकेसी ऑफ द हरप्पा पॉटरी विच डिस्प्लेड रिमार्केबल क्राफ्टमैनशिप फॉर सच एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। अब विजिट में एक चीज़ क्या अनएक्सपेक्टेड लगी, कि ये जो पोट्री करी हुई है ना, जो पॉट वगैरह लोग बनाते थे ना, ये जो बढ़िया अर्दन पॉट्स वगैरह, जो भी इनकी डिज़ाइन वगैरह, वेयर पॉट, ग्रे वेयर, ये सब चीज़ें बनाते थे, तो इसमें देखने को मिलती है क्राफ्टमैनशिप, जो क्राफ्टिंग है कितनी बेहतरीन तरीके से की हुई है, मतलब लगेगा नहीं कि उस ज़माने में किसी ने किया हुआ है, इतनी अच्छी क्रिएटिविटी, तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। द बुद्धिस्ट आर्ट सेक्शन वॉज फैसिनेटिंग विद ब्यूटिफुली प्रिजर्व स्टैच्यूज एंड रिलीफ्स डिपिक्टिंग सीन्स फ्रॉम द बुद्धाज लाइफ। अब जो बुद्धिस्ट आर्ट सेक्शन था वो भी बहुत बढ़िया था, फैसिनेटिंग था, है ना, बहुत ही प्यार से उसको प्रिजर्व करके रखा गया था उन स्टैच्यूज़ को, एंड रिलीफ्स, जो रिलीफ से वो क्या कर रहे हैं, डिपिक्ट कर रहे हैं, जो बुद्धा की लाइफ के जो भी सीन्स है, बुद्ध भगवान के लाइफ के जो भी सीन्स है वो डिपिक्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। आई फाउंड इट पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग हाउ द म्यूजियम हैड इंटरैक्टिव डिस्प्लेज दैट मेड लर्निंग फन एंड एंगेजिंग। मैं ये देख के बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे अच्छा लगा कि कैसे जो म्यूजियम ने चीज़ें जो वो दिखा रहे हैं, जो हमें म्यूजियम में दिखाई जा रही है, उससे सीखने को भी कितना अच्छा मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा फन लविंग भी है, बोरियत नहीं हो रही कि बस कुछ है और लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से उसको बताया गया है, इंटरेक्टिव है चीज़ें। द विजिट हाईलाइटेड द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द इंडिया एंड डीपन माई एप्रिसिएशन फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़। जो विजिट है वो क्या कर रही है, वो हाईलाइट कर रही है जो खूबसूरत, जो रिच कल्चरल हेरिटेज है इंडिया का, है ना, डिपेंडेंट माई एप्रिसिएशन फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़, जो डीपन, सॉरी डिपेंडेंट दूर से दिखानी, डीपन मतलब जो हिस्टोरिकल, हिस्ट्री, ऐतिहासिक चीज़ों के लिए, है ना, उनके बारे में और जानने के लिए, हिस्ट्री को और समझने के लिए, स्टडी करने के लिए मेरा क्या इंटरेस्ट को क्या कर रही है, एप्रिसिएशन को और डीप कर रही है ना। मुझे और अच्छा लगा कि भाई देख के समझ में आया कि चीज़ें कितनी अच्छी है, हमारे कल्चर को बताती है, हमारे हेरिटेज को बता रही है। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 5. Invite to your school an archaeologist or a historian and ask them to speak on the history of your region and why it's important to know it. आपको क्या करना है अपने स्कूल में, ये भी आपको खुद से ही करना है वैसे, है ना, एन आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन, अपने स्कूल में आपको आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन को बुलाना है, एंड आस्क देम, उनसे बोलना है भाई किस बारे में बताओ, हिस्ट्री ऑफ योर रीजन, आपके एरिया जहाँ पे आपका क्षेत्र है उसके बारे में, और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानना, ठीक है। यूजुअली सारे काम क्या है, जैसे कि लिखा है ना, क्वेश्चन, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स, हर चीज़ इंक्लूडेड है, एक्टिविटीज़ आपको करनी है, क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रोजेक्ट है आपके लिए, बाकी बता देते हैं कैसा क्या है।
These questions need to be attempted by students themselves. We have provided some sample answers. इसमें sample answers आपको provided हैं. Event planning and execution. We invited Dr. अनुभा वर्मा, है ना. Event planning और execution, भाई planning हुई और अब उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जा रहा है ना, काम कैसे किया जा रहा है, उस पर प्लानिंग तो हो गई और उसको बताया कैसे जा रहा है. तो हमने किसको इनवाइट करा, क्योंकि हमें किसी हिस्टोरियन या किसको करना था, आर्कियोलॉजिस्ट को इनवाइट करना था. वही लोग हैं हिस्ट्री के बारे में अच्छे से बताते. हमने जो है डॉक्टर अनुभा वर्मा को, अ वेल नोन हिस्टोरियन स्पेशलाइजिंग इन रीजनल हिस्ट्री, जो किस में उनको स्पेशलाइजेशन है ना, किस चीज़ में बोलते ना अच्छे से, जिसके बारे में नॉलेज है. जैसे डॉक्टर्स हम बोलते बहुत सारे, लेकिन स्पेशलिस्ट, दिमाग के डॉक्टर, हड्डियों के डॉक्टर हम बोलते हैं ना, दांतों के डॉक्टर, ये सब तो स्पेशलिस्ट हैं. रीजनल हिस्ट्री का मतलब किसी क्षेत्र वाइज, जगह वाइज जो हिस्ट्री, इतिहास को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज, स्पेशलाइजेशन है. हमारे स्कूल में आई. द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज इन द स्कूल ऑडिटोरियम एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ग्रेड्स वर इन्वाइटेड. जो इवेंट है स्कूल के ऑडिटोरियम में, पता ही है आपको क्या होता है, वहाँ पे है और सारे स्टूडेंट्स इन्वाइटेड हैं, हर क्लास के, ऑल ग्रेड्स के. चलो स्पीच हाईलाइट्स. स्पीच क्या दी गई, डॉक्टर वर्मा स्पोक अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ आवर रीजन, emphasizing the importance of the archaeological site nearby, which dates back to the Mauryan period. She explained how the artifacts found there, such as pottery, coins and inscriptions, provide insights into the daily lives and trade practices of the people from that era. कौन से इरा की, मतलब यहाँ पे कौन से इरा की बात कर रहे हैं कि वहाँ के इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहे हैं, साइट्स के बारे में बता रहे हैं. मौर्यन एम्पायर, ठीक है, मौर्यन एम्पायर. वो एक्सप्लेन कर रही हैं क्या कि कैसे जो आर्टिफैक्ट्स हैं वहाँ पाए गए, सच एज पॉटरी मिली, कॉइन्स मिले या इंस्क्रिप्शंस मिले, है ना. प्रोवाइड इंसाइट इनटू देयर द डेली लाइफ्स, है ना, कि कैसे वहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी लोग जीते थे, है ना. कॉइन्स क्या थे, क्या आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें वहाँ आर्टफैक्ट्स देखने को मिलती है, पॉटरी वगैरह, इंस्क्रिप्शंस क्या मिले, एंड ट्रेड प्रैक्टिस, व्यापार कैसे चलता था, है ना, ऑफ पीपल फ्रॉम दैट एरा, वहाँ के लोगों के बारे में. इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल हिस्ट्री. रीजनल हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस. डॉक्टर वर्मा हाईलाइटेड दैट अंडरस्टैंडिंग आवर रीजनल हिस्ट्री हेल्प अस अप्रिशिएट आवर कल्चरल हेरिटेज एंड आइडेंटिटी. भाई अगर हम किसी रीजनल है, किसी एरिया वाइज, किसी जगह की हम हिस्ट्री बहुत अच्छे जानते हैं, तो किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, वो हमारा अप्रिसिएशन, जो हमारे कल्चर के लिए, हेरिटेज के लिए है ना, और वहाँ की आइडेंटिटी के लिए, है ना, उसको बढ़ावा देता है कि क्या खास है भाई वहाँ के बारे में. इट ऑल्सो अलाउज अस टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड प्रिजर्व इट फॉर फ्यूचर जनरेशन. इसके थ्रू हमें क्या हेल्प मिलती है कि हम बीते हुए कल के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और हम फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं. जैसे उन्होंने मौर्यन एम्पायर का बताया होगा कि वहाँ के स्कल्पचर के बारे में, इंस्क्रिप्शंस या कॉइन्स के बारे में, तो आपको पता चला ना कि अच्छा वहाँ उस रीजन में ऐसा था, ये चीज़ें लोग करते थे, ऐसा व्यापार चलता था. आप क्या करोगे भाई, आप प्रिजर्व करके रखोगे और आने वाली जनरेशन को आप बताओगे. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. चलो फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन. भाई अब एंड में वही होता है, फीडबैक होता है, क्या उसका एंड. द सेशन वॉज हाईली इंटरेक्टिव. सेशन कैसा था, सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव था, बहुत ही अच्छा था. ऐसा नहीं था कि मैम बता रही बोर लग रहा है, अच्छा लग रहा था. जो वो चीज़ें बता रही थी, हम भी क्वेश्चंस करते. इंटरेक्टिव ऐसी होती ना भाई, आप बात करते हो एक दूसरे से, with students asking many questions about the archaeological process and the significance of local historical findings. अब यहाँ क्या था, सेक्शन सेशन जो था बहुत ही इंटरेक्टिव था. स्टूडेंट्स के साथ क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे थे. भाई डाउट्स आते मन में, अगर टीचर ने बताया होगा ट्रेड ऐसा, कॉइन्स ऐसा, तो पूछा होगा स्टूडेंट्स ने, है ना, जिसके कारण भाई पता चला आर्कियोलॉजिकल और सिग्निफिकेंस, जो भी लोकल हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स हैं उनके इंपॉर्टेंस के बारे में पता चला. The event was successful in sparking interest in history and among students and underscored the importance of preserving our historical sites. ये जो इवेंट था बहुत ही सक्सेसफुल था, है ना, बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, हिस्ट्री के बारे में जाना. अमंग स्टूडेंट्स ने मतलब बहुत सी चीज़ें समझी, जानी. जब बोल रहे हैं सेशन इंटरेक्टिव, सेशन जो है इंटरेक्टिव कब होता है, जब भाई टू वे कम्युनिकेशन हो, टीचर बता रही, स्टूडेंट्स सिर्फ सुन रहे हैं, या स्टूडेंट्स डाउट करें, टीचर बस कुछ बता ही नहीं रही, तो वन वे हो जाएगा ना, आपस में बातें. अगर आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, आपको क्यूरियोसिटी जाग रही, जिज्ञासा जाग रही, दैट मीन्स आप इंटरेस्ट ले रहे हो. सिर्फ पैसिव लिसनिंग नहीं हो रही कि बस नाम, बस मैम को ये ना लगे, बुरा ना लगे, हम सुन नहीं रहे तो बस नोट कर रहे हैं, और टीचर ने कुछ क्वेश्चन कर लिया तो पता ही नहीं कि पढ़ा क्या रही है. तो इंटरेस्टिंग था, ठीक है. एंड अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग आर हिस्टोरिकल साइट्स. भाई बहुत ज़रूरी इससे समझ में है कि हमारी जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनको प्रिजर्व करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, उनके बारे में जानने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम आगे वाले लोगों को बता सकें, आगे की जनरेशन्स को बता सकें. क्लियर हुआ. आप लोगों ने अभी तक लाइक शेयर किया कि नहीं किया भाई,
अभी तक भी लाइक शेयर नहीं किया तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दो। इसी के साथ हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड होते हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है, ठीक है। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।